हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। और लास्ट वीक हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स का जो ओवरव्यू है, जो इंट्रोडक्शन है, वो पढ़ा था। और आज से हम उसके अंडर जो डिसऑर्डर्स फॉल करते हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर विद आवर फर्स्ट डिसऑर्डर विच इज़ लैंग्वेज डिसऑर्डर। बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है उसको लैंग्वेज सीखने, समझने और यूज़ करने और दूसरों के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये सिर्फ बोलने तक लिमिटेड नहीं होता, ये लिखने, सुनने और साइन लैंग्वेज को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर हम लैंग्वेज डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि परसिस्टेंट डिफिकल्टीज इन एक्यूजेशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस modalities, spoken, written, sign language or other, due to deficit in comprehension and production। यानी एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऐसा बच्चा जिसको लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उसको लैंग्वेज सीखने और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं, चाहे वो बोलने के लिए हो, लिखने के लिए हो, या इवन साइन लैंग्वेज में भी उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस डिफ़िकल्टी का ताल्लुक कंप्रीहेंशन यानी समझने और प्रोडक्शन यानी बोलने या सीखने से या लिखने से होता है। These include the following: reduced vocabulary, word knowledge and use। इन तीनों मेजर एक्सपेक्ट्स में हो सकता है। पहला है रिड्यूस्ड वोकेबलरी, यानी ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा कम लिमिटेड लफ्ज़ जानता है और उसका जो सही यूज़ है वो उसको करना नहीं आता। यानी उसके पास एक तो वोकेबलरी होती भी कम है और जो होती है उसको सही तरह से उसको यूज़ करना नहीं आता। जैसे वो सिर्फ बेसिक वर्ड्स जानता है, वाटर, फूड, मामा, और नए अल्फाज नहीं सीख पाता। सेकंड इज limited sentence structure, ability to put word and word endings together to form sentences based on the rules of grammar and morphology। यानी limited sentence structure मतलब ग्रामर ठीक नहीं होती या sentences छोटे और गलत होते हैं, जैसे मैं go park instead of I am going to park। Last one is impairment in disclosure, ability to use vocabulary and connect sentences to explain or describe a topic or series of events or have a conversation। यानी ऐसे बच्चे अपनी बात ठीक से कह नहीं पाते या सेंटेंसेस को करेक्ट कर नहीं पाते, वो कहानी नहीं सुना पाते या बात को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इनका इम्पेयरमेंट होता है डिस्क्लोजर में। क्राइटेरिया बी कहता है कि लैंग्वेज एबिलिटीज आर सब्सटेंशियली एंड क्वांटिफाइबली बिलो दोज एक्सपेक्टेड फॉर एज, रिजल्टिंग इन फंक्शनल लिमिटेशंस in effective communication, social participation, academic achievements, or occupational performance individually or in any combination। यानी ये जो डिफ़िकल्टीज़ ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं वो छोटी नहीं होती बल्कि एज के मुताबिक एक्सपेक्टेड लेवल से बहुत कम होती हैं या हमेशा बिलो एवरेज होती हैं, जिसका असर बच्चे की कम्युनिकेशन पर, सोशल रिलेशनशिप्स, स्कूल परफॉर्मेंस पे या फ्यूचर जॉब एबिलिटीज़ पर भी हो सकता है। सी क्राइटेरिया ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज़ इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने उसमें कॉमन फीचर्स पढ़े थे। तब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो भी डिसऑर्डर्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर फॉल करेंगे उन सब डिसऑर्डर्स का जो ऑनसेट होगा वो हमेशा अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होगी, यानी बचपन से ही ये डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये डिसऑर्डर्स कभी भी किसी इंजरी या किसी ट्रॉमा के नतीजे में नहीं होते, ये इनका ऑनसेट बचपन से होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग द डिफिकल्टीज आर नॉट अट्रीब्यूटेड टू हेयरिंग और अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, मोटर डिसफंक्शन और अनदर मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। यानी ऐसे इश्यूज या ये डिसऑर्डर किसी और सेंसरी या मोटर इम्पेयरमेंट की वजह से नहीं होते, जैसे हेयरिंग लॉस, फिजिकल डिसेबिलिटी, और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले से भी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, यानी उनका क्राइटेरिया भी मीट नहीं करते। यानी अगर बच्चा स्लो लर्नर है ओवरऑल तो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं होगा। लैंग्वेज डिसऑर्डर तब डायग्नोस होगा जब प्रॉब्लम सिर्फ लैंग्वेज में हो। अगर मैं इन सारे सिम्टम्स को आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप हमेशा से याद कर लें कि परसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़ इन एक्यूजेशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी ऐसे बच्चों को, इंडिविजुअल्स को ज़बान सीखने और यूज़ करने में लगातार मुश्किल हो रही होती है। वो नए अल्फाज और ग्रामर रूल्स आसानी से नहीं सीख पाते। लैंग्वेज एबिलिटीज़
स्टडीज़ आर सब्सटेंशियली बिलो व्हाट एक्सपेक्टेड फॉर देयर एज। यानी ऐसे बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं उनकी एज के नॉर्म्स से काफ़ी नीचे होती हैं। जैसे अगर वो 5 साल का बच्चा है तो वो 2 साल के लेवल का बोल रहा होगा। इनका ऑनसेट जो होता है वो हमेशा अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होता है। ये प्रॉब्लम छोटी एज से ही स्टार्ट हो जाती है, बचपन से ही हो रही होती है। किसी को नज़र कम आती है अक्सर, लेकिन ये बचपन से ही प्रॉब्लम हो रही होती है, किसी इंजरी के नतीजे में ये नहीं हो सकती। लास्ट आ जाएगा नॉट एट्रीब्यूटेड टू अदर कंडीशंस, यानी ये प्रॉब्लम किसी और मेडिकल, किसी हियरिंग लॉस, किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से नहीं हो सकती। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो रिसर्चर्स के मुताबिक लगभग 3 से 7% के बच्चे इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। ये एक कॉमन कंडीशन है लेकिन अक्सर पहचानने में नहीं आती, यानी इसका डायग्नोसिस हमेशा लेट होता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। अगर हम इटियोलॉजी यानी कॉजेज़ की बात करें तो फर्स्ट कॉज तो आ जाएगा जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे FOXP2 जीन जो होता है, जो कि स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, उसकी म्यूटेशंस लैंग्वेज डिसऑर्डर्स काज कर सकती हैं और ये एक इंसान के जीन्स में हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स या सिबलिंग्स में किसी और को ये प्रॉब्लम रही है तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। जिन फैमिलीज़ में एक्सपोजर बहुत कम होता है, बुक्स, कन्वर्सेशंस और एजुकेशन की कमी होती है, वहाँ लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होने में बहुत ज़्यादा रुकावटें या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंडिविजुअल को। प्री मैच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट जैसे बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट फुली मैच्योर नहीं होती, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो ये डिसऑर्डर को अक्सर दूसरी कंडीशंस के साथ डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो डायग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गिव एनी डायग्नोसिस। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें कम्युनिकेशन के साथ साथ रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी होते हैं। जबकि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस होती हैं, कम्युनिकेशन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किसी किस्म का कोई रिपीटेटिव बिहेवियर शो नहीं होता। सेकंड नंबर पे आ जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहाँ पर ओवरऑल जो इंसान का IQ होता है वो लो होता है, साथ में लैंग्वेज लो होती है। लेकिन जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उसमें सिर्फ लैंग्वेज का मसला होता है, IQ का ऐसा मसला नहीं होता। थर्ड नंबर पे आ जाता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जहाँ सुनाई नहीं देने की वजह से लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती। लास्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे एपिलेप्सी, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी वगैरह में भी लैंग्वेज के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसको चूँकि हमने क्राइटेरिया में भी पढ़ा था, ये एक्सक्लूडेड है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में। इन शॉर्ट, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स एक सीरियस बट मैनेजेबल कंडीशन है। अगर किसी बच्चे को बोलने, समझने या कम्युनिकेट करने में डिले हो रहा है तो एयरली आइडेंटिफिकेशन और स्पीच लैंग्वेज थेरेपी से काफ़ी बेहतरी लाई जा सकती है। रिमेंबर, हर बच्चा यूनिक होता है और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो समझना और सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।